नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी और अब वक्त हो गया है मुकाबला का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दूसरे दिन गुजरात में हैं। कुछ ही देर में गांधीनगर के राजभवन से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला निकलने वाला है, तो सरदार पटेल स्टेडियम तक ये काफिला जाएगा, जहां वो खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे। रास्ते में 17 जगहों पर मोदी के लिए मंच सजाए गए हैं, तैयार किया गया है, स्वागत किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के चुनाव नतीजे आए अभी 2 दिन ही हुए हैं। अगर हम ये कहें 48 घंटे भी पूरे नहीं बीते हैं तो गलत नहीं होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी फुल पॉलिटिकल फॉर्म में है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश का पॉलिटिकल मैप, ये परिदृश्य कैसे बदल दिया, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप ये देखिए, आज का हिंदुस्तान ऐसा दिखाई देता है जिसमें हर तरफ भगवा ही भगवा छाया रहता है। आप पूर्वोत्तर की बात कर लें, पूर्वोत्तर ऐसी जगह जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई असर नहीं था, अस्तित्व नहीं था, वहां पर रंग बदल चुका है। आप उत्तर भारत की बात कर ले, आप बात कर ले जिस तरीके से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। आज की तस्वीर ये कहती है, और प्रधानमंत्री मोदी रुकते नहीं हैं, लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। और मोदी को हराना इस वक्त क्यों नामुमकिन है, इसे समझना हो तो गुजरात की कुछ तस्वीरें हम आपके सामने रखते हैं। ये तस्वीरें देखना बहुत जरूरी है। हम ये क्यों कहते हैं कि मोदी का नाम रुकने का नाम नहीं। मोदी ने कल रोड शो किया था, आज भी उन्होंने अहमदाबाद में 10 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। इस रोड शो के दौरान उन पर फूल मालाओं की बारिश की गई। सड़कों के किनारे घंटों से इंतजार कर रहे लोगों को पीएम मोदी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा बहुत अहम है, क्योंकि ये यूपी चुनाव के रिजल्ट आने के अगले दिन ही वो गुजरात पहुंच गए। साल के आखिर में गुजरात में विधानसभा चुनाव होना है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे को गुजरात के चुनावी रण का आगाज माना जा रहा है। गुजरात में युद्ध कुल 182 सीटों के लिए है, जहां के बेताज बादशाह नरेंद्र मोदी है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो थोड़ी बहुत कमी बेसी रह भी गई थी, आप जरा उस तस्वीर को याद करें जब पूरी की पूरी कैबिनेट को रिशफल कर दिया गया, मुख्यमंत्री का चेहरा बदल दिया गया, तो क्या वो नाराजगियां भी दूर हो गई। और आज की तारीख में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने गुजरात में विपक्ष कमजोर है। और केवल बात गुजरात की नहीं है, बात पूरे हिंदुस्तान की है। हम बात 2024 के परिदृश्य को भी देखते हुए करेंगे, जहां पर धीरे धीरे करके रीजनल पार्टी सरेंडर कर रही हैं। कुछ 1-2 इलाकों को छोड़ दें, 1-2 राज्यों को छोड़ दें, जहां रीजनल पार्टी फेंके करके सिमटती जा रही हैं। परिवारवाद खत्म होता जा रहा है, कांग्रेस सिमट कर केवल 2 राज्यों में रह गई है। ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जाहिर है, चाहे उत्तर प्रदेश हो या गुजरात हो, प्रधानमंत्री मोदी का जवाब नहीं है। मोदी 2024 में सबसे बड़ी चुनावी जंग लड़ेंगे। इस चुनाव में एक तरफ अकेले मोदी होंगे, दूसरी तरफ उनके सारे प्रतिद्वंदी होंगे, दुश्मन होंगे। मोदी जैसा दूसरा कोई क्यों नहीं, इस पर हम आज मुकाबला में बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अब से थोड़ी देर बाद यानी शाम 5:30 बजे मोदी फिर से पब्लिक के बीच जाने वाले हैं। मोदी राजभवन से स्टेडियम के लिए निकलेंगे और रास्ते में 17 जगहों पर उनका जबरदस्त स्वागत किया जाएगा। मंच तैयार किए गए हैं अलग अलग जगह पे, और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री खेल महाकुंभ का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन अब हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी की ओर से अभिषेक सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमिताभ तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़े हुए, और अहमदाबाद से हमारे सहयोगी निर्णय भी जुड़ेंगे, जो ताजा हाल वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से ही हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। देखिए प्रेम शुक्ला जी, अब एक चर्चा चल पड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसी शख्सियत जो अथक, बिना रुके, लगातार जीत के बावजूद अपनी ताकत मैदान में झोंक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का एक बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल कहें, सिमटती हुई कांग्रेस कहें, ममता बनर्जी का नाम लें, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में 2 दफा इन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराया, जिन्होंने विजय पताका लहराई है, हिंदुस्तान में भगवा का परचम लहरा रहा है। आप 2024 की लड़ाई को कैसे देख रहे हैं? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने
उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों की विजय गाथा जिस दिन लिखी गई, उस 10 मार्च 2022 की संध्या में भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत लोकसभा चुनाव में हुई तो ज्ञानियों ने कहा ये तो 2017 में ही दिखाई दे गया था। तो अगर उन ज्ञानियों के विश्लेषण को फिर से उसी मानदंड को लागू किया जाए तो 2022 की यह प्रचंड जीत 2024 में भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में प्रचंड जीत का संकेत स्पष्ट तौर पर दे रहा है। एक बात। दूसरी बात, 2019 तक कम से कम कांग्रेस के पास यह कहने के लिए था कि उसके पास 4 राज्यों में उसकी सरकार है। मध्य प्रदेश उसके पास था, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब। 4 राज्य 2019 के चुनाव में उसकी झोली में थे। लेकिन 2019 के चुनाव खत्म होने के बाद उससे मध्य प्रदेश की सरकार उसके हाथ से चली गई। अब पंजाब की सरकार वह बुरी तरह से पराजित हुए हैं। राजस्थान में दशा खराब है। छत्तीसगढ़ में किस दिन टीएस सिंहदेव उनके खिलाफ खड़े हो जाए कोई बता नहीं सकता है। ऐसे में अब कांग्रेस के पास जिताने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं जो दिखाई जा सके। रही बात अन्य पार्टियां, जैसे टीएमसी बार बार दावा कर रही है बंगाल के बाहर उसका कोई फुटप्रिंट नहीं है। आम आदमी पार्टी को पंजाब में निश्चित तौर पर सफलता मिली है, लेकिन आपको ध्यान है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में उसकी 67 विधानसभा सीटें होने के बाद लोकसभा की सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफल हुई 2019 में। आज उनके पास 65 सीटें हैं, लेकिन कालांतर में जब लोकसभा के लिए जनादेश देना होगा तो दिल्ली की भी जनता क्या आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की तुलना में महत्व देगी? तो 2019 और 2014 का संदेश है कि नहीं देगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चमत्कारी नेतृत्व और भारतीय जनता पार्टी के संगठन की व्यूहबद्धता और हमारे कार्यकर्ताओं के परिश्रम और विकास की हमारी नीति, यह निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2024 में एक बार फिर जनादेश दिलाने का कार्य करेगी। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, और प्रेम शुक्ला जी की बातों से यह अंदाजा लगता है अभिषेक सुधीर जी कि 2024 में किसी और पार्टी के लिए, किसी और दल के लिए तो कम से कम लड़ाई बड़ी नामुमकिन सी नजर आ रही है। अगर मैं प्रेम शुक्ला जी के ही शब्दों को थोड़ा सा बदल के ये रखूं तो किसी से ना हो पाएगा। वेल, अगर ये उनका ये राय है तो ठीक है। इनका ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है हमारे लिए अच्छा है, विपक्ष के लिए अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आप देखते हैं तो मोदी जी गुजरात में है। वो गुजरात में क्यों है? क्योंकि उनको पता है कि अब चुनाव आ रही है गुजरात में और उनको वहां भी मेहनत करना पड़ेगा। और मैं नहीं कह रहा हूं कि भाजपा जीत नहीं पाएगी वहां पर। ऐसा नहीं है जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि ये वॉकओवर है। ये कोई वॉकओवर नहीं होगा। हिंदुस्तान में एक भी चुनाव वॉकओवर नहीं है। ये चुनाव जो यूपी में हुआ था मीनाक्षी जी, वॉकओवर नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं 77 सीटों में, 77 सीट्स में सिर्फ 13,000 से कम की मार्जिन थी। अगर समाजवादी पार्टी को इन 77 सीटों में 5 लाख वोट मिल जाते तो सरकार समाजवादी पार्टी बनाते थे। 30 सीट में एआईएमआईएम ने नुकसान पहुंचाई है, बहन जी ने काफी नुकसान पहुंचाई है। 13% वोट शेयर लेके गई है बहन जी एक सीट के लिए। कांग्रेस ने 7% वोट शेयर लेके गए 2 सीट के लिए। जब तक विपक्ष ये जो है यूपी में वोट काटेगी समाजवादी पार्टी की, भाजपा को हराना बहुत मुश्किल होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस, बसपा, एआईएमआईएम को सबको मैं कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी यूपी संभालेगी। छोड़ दीजिए यूपी समाजवादी पार्टी को के लिए, समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है भाजपा को यूपी में। 125 एमएलए है हमारे, उसमें एक एमएलए है अखिलेश यादव जी करहल से, और रोज यहां आप देखिए लड़ेंगे, लड़ाई होगी और ये वॉकओवर नहीं होगी भाजपा। अच्छा सुधीर जी, आपकी बातों से एक मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट जो देख पा रही हूं वो ये बात है, ये बिल्कुल सच बात है कि आप लोगों ने 2017 के मुकाबले ना सिर्फ अपना वोट शेयर बढ़ाया है, अपनी सीट बढ़ाई है, और इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी पार्टियों के होने से समाजवादी पार्टी को भी थोड़ा नुकसान हुआ है। कुछ टिकट वितरण बीजेपी का ऐसा रहा, उससे भी आप लोगों को ये हम कहें कि ये जो मार्जिन बड़ा क्लोज रहा है, इस पर विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन एक बात मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट की जिसकी बात कर रही
रही हूं कि लड़ने की मंशा होनी चाहिए और वो अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है, और इसलिए उनके बयानों में भी हमें ये झलका और आपकी बातों से भी समझ में आता है हर्षी। लेकिन लड़ाई केवल उत्तर प्रदेश की नहीं है, हम पूरे आज भारत की तस्वीर देख रहे हैं, और ये जो टूरिस्ट पॉलिटिक्स है या हम ये कहें पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है, किसी भी नाम से हम पुकार लें, अगर मंशा बाकी विरोधी दल दिखाएंगे कि उन्हें लगातार लड़ाई में लड़ते रहना है क्योंकि उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है, जो 4 राज्यों में जीत के बाद अगले दिन गुजरात पहुंच जाते हैं, 2 दिनों तक लगातार वहां डेरा डालते हैं, तो जब ऐसी प्रतिद्वंदी आपके सामने है तो हर रोज लड़ाई लड़नी होगी और मैदान पर होना होगा, और ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स से नहीं चलेगा। नहीं, निश्चित तौर पर नहीं चलेगा, और शायद इसी का खामियाजा, ठीक है, कहने को कहा जा सकता है कि बड़ी अच्छी लड़ाई अखिलेश यादव ने लड़ी, 3 गुना सीटें हो गई, मत प्रतिशत बढ़ गया, कुछ लाख और मत मिलते तो सरकार में आ जाती। लेकिन उसका दूसरा पहलू क्या है? उसका दूसरा पहलू ये है कि 2017 में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आने के बाद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अखिलेश यादव जी जमीन पर कहीं नहीं दिखे, और अगर ये कोरोना और किसान आंदोलन की एक जमीन नहीं बनी होती तो शायद ये मोमेंटम भी समाजवादी पार्टी के पास नहीं होता और बहुजन समाज पार्टी भी कुछ खड़ी दिखती। अच्छा, मैं माफ कीजिए, मैं इस बात को थोड़ा और समझना चाहती हूँ, लेकिन किसान आंदोलन का मोमेंटम अगर होता तो 2-3 सीट के बाद वो पूरे पश्चिमी बेल्ट में भी दिखाई देता, वो कोई मोमेंटम तो था ही नहीं। और या आप जो कह रहे हैं कि एक माहौल बनाने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए एक वो ग्राउंड तैयार हुआ? नहीं, मैं दरअसल यही कह रहा हूं कि देखिए, इस तरह का मोमेंटम बन गया इसलिए समाजवादी पार्टी लड़ती दिखी, लेकिन अगर ये मोमेंटम नहीं बना होता तो क्या विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी या कोई भी पार्टी क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार से लड़ती दिखी क्या? और उस वक्त सवाल खड़े करना जब बहुत बड़े संकट से देश दुनिया गुजर रही थी, और उस वक्त कोई भी कंस्ट्रक्टिव रोल नहीं अदा करना, यानी एक तरफ तो आप जनहित के मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं, दूसरा जिस समय सचमुच संकट का दौर है, किसी सरकार के लिए नहीं, पूरी सोसाइटी के लिए, देश के लिए, और उस वक्त आप कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल नहीं अदा करते हैं। और ये दोनों चीजें मिलकर जो मूल बात क्या करती हैं, जनता में भरोसा धीरे धीरे कम कर देती हैं। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव था, इसलिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन आप गुजरात देख लीजिए, चुनाव के पहले किसी पार्टी की तरफ से कोई ऐसा मोमेंटम क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता है। दूसरे राज्यों में भी तभी पार्टियां जागती हुई दिखती हैं जब चुनाव नजदीक आता है। ऐसे में 24/7 मशीनरी, जो इलेक्शन मशीनरी में तब्दील कर दिया है मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को, उससे लड़ना मुश्किल होगा ही, और वो दिख रहा है बहुत ठीक से। आप भी ये बात मानेंगे अमिताभ तिवारी जी कि 2024 की लड़ाई, अगर हम एक एक क्षेत्र से निकले कि भाई स्टालिन ने अगर वहां पर मोदी जी को हरा दिया, या पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हरा दिया, या पी विजयन ने केरल में हरा दिया, ऐसे अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में बात करें तो हाँ, ये हो सकता है, लेकिन पॉलिटिक्स में नामुमकिन कुछ नहीं है। ये इसी मानचित्र से समझ में आ जाता है, जहां पूर्वोत्तर भारत भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था या ना के बराबर था, वहां पर भगवा परचम लहरा रहा है। नामुमकिन तो कुछ भी नहीं और इनविंसिबल कोई भी नहीं, ये हम कह सकते हैं। लेकिन क्या 2024 की लड़ाई में कोई बड़ा विपक्षी चेहरा दिखाई देता है प्रधानमंत्री मोदी के कंपैरिजन में? देखिए, जैसा आपने कहा, इम्पॉसिबल इज पॉसिबल इन पॉलिटिक्स। तो सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अभी विपक्ष है कौन? क्या वो कांग्रेस है? क्या वो ममता बनर्जी है? क्या वो टीआरएस है? क्या वो स्टालिन है? दूसरी बात, क्या विपक्ष एकजुट हो सकता है? वो तो मुझे लगता है कि एक मिथ है, एक मिराज है, क्योंकि हर चुनाव से पहले हम देखते हैं कि विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता है, बट अल्टीमेटली होता नहीं है, क्योंकि एक ही मयान में 2 तलवारें रह नहीं सकती, क्योंकि लीडरशिप के ऊपर बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। तीसरी बात कि जो लोकसभा चुनाव है वो धीरे धीरे काफी प्रेसिडेंशियल स्टाइल होता जा रहा है। उसका मतलब है कि लीडर वर्सेस लीडर चुनाव होता है। ये यूपी में भी हुआ है, अखिलेश वर्सेस योगी हुआ है कहीं हद तक ये चुनाव। तो अगर लीडरशिप की क्लैरिटी नहीं है विपक्ष के पास, तो उसके एब्सेंस में बहुत सारे वोटर, लगभग मुझे लगता है 1/3 वोटर जो प्रधानमंत्री के चेहरे को देख करके वोट देते हैं, वो फिर किसको वोट देंगे अगर लीडरशिप की क्राइसिस है ऑपोजिशन में? तो कुल मिला के अगर मैं अभिषेक जी की बात भी वो भी आगे कहूं, तो उन्होंने भी एक तरह से ये एक्सेप्ट किया है कि जब तक बसपा, कांग्रेस, सपा
ये सब मिल नहीं जाते हैं उत्तर प्रदेश में, तब तक भाजपा को हराना कठिन है। लेकिन ये तो सारे लोग ऑलरेडी 2019 में एक महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, उसके बाद भी वहां पे भाजपा जो है जीत करके आई थी। तो ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका है जो कि फेल हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ और नया करने की जरूरत पड़ेगी वहां पर। दूसरी बात मुझे लगता है कि ये जो सब लोग कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सीटें दुगनी हो गई हैं और उनका वोट शेयर 10% बढ़ गया है, तो क्या समाजवादी पार्टी का बेस वोट शेयर 22% था? क्या उनका जो बेस है वो 43 सीट है? 2012 में जब समाजवादी पार्टी जीती थी उसको 224 सीटें आई थी, उससे आधी सीटें भी नहीं आई हैं अभी, 111। तो देखिए, कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल करना होता है। कभी भी समाजवादी पार्टी को वहां पर 90, 100, 80 सीटों से कम नहीं आई, उसकी बजाय इनको 111 सीटें आ गई हैं। और जैसा हमारे सीनियर हरप्रसन्न जी कह रहे हैं, अगर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट का एक परसेप्शन क्रिएट नहीं हो गया होता, जो कि मायावती जी कह रही हैं और मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं उस बारे में, अगर ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट का एक जो परसेप्शन है क्रिएट नहीं किया गया होता, तो शायद 2017 वाला ही रिजल्ट समाजवादी पार्टी का हो गया होता। क्योंकि 10% जो उनका बढ़ा है वो सिर्फ मायावती जी के वीकनिंग की वजह से बढ़ा है, मुस्लिम यादव कंसोलिडेशन की वजह से बढ़ा है। उसके अलावा कोई और वोट, जाटों का भी वोट समाजवादी पार्टी को नहीं पड़ा है, नहीं तो फेज 1 में ठीक बात है। और इसलिए मैंने शुरुआत में ही ये जिक्र किया कि अगर जाटों का वोट आरएलडी को उस तरह से मिला होता या अगर किसान आंदोलन का उतना असर हुआ होता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर कुछ और हो सकती थी। एक बार जरा हम अहमदाबाद का भी रुख कर लेते हैं और जिस मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, बीजेपी की 24/7 एक्टिव इलेक्शन मशीनरी, वो कैसे काम करती है, निर्णय बहुत बेहतर तरीके से बता पाएंगे क्योंकि आज गुजरात की तस्वीर वही दिखाई देती है। निर्णय, किस तरीके का माहौल अहमदाबाद में? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको बता दूं कि कल आपने देखा होगा जैसे ही प्रधानमंत्री ने लैंड किया था और एक रोड शो की शक्ल में वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे थे सीधे, और उन्होंने जो एमएलए थे, जो पदाधिकारी थे, उन्हें जीत का मंत्र दिया था, उन्हें रणनीति समझाई थी किस तरह से आगे बढ़ना है, रोड मैप क्या होगा। और उसके बाद आप देखिए 2 तस्वीरों का मैं जिक्र करूंगा। सबसे पहला, आज सुबह का हमने माहौल देखा दहगाम में, जब वो दहगाम से निकल रहे थे रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी जाने के लिए, पूरा दहगाम जो है वो सड़कों पे उतर आया था और बीजेपी के कार्यकर्ता जो थे वो सड़कों पे उतर आए थे और एक अघोषित रोड शो के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था। अब हमें पता चला है कि शाम को जब वो खेल महाकुंभ के लिए यहाँ से होते हुए स्टेडियम जाएंगे तो आप देख सकते हैं जगह जगह इसी तरह से कार्यकर्ता जो हैं, यहाँ पे भी अगर मैं आपको दिखाऊं, कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, लोग आम लोग जो हैं वो उमड़ पड़े हैं। यहाँ पे हम वाड़द सर्कल पे खड़े हुए हैं अहमदाबाद के, वो उमड़ पड़े हैं और जगह जगह प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए लोग यहाँ पे पहले से तैनात हो गए। अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री यहाँ से निकलेंगे, उनका कॉन्वॉय यहाँ से निकलेगा। कोई रोड शो की घोषणा नहीं हुई थी, किसी प्रकार के कोई स्वागत का कोई आह्वान नहीं किया गया था, लेकिन बताया गया कि ये जो कार्यक्रम है यहाँ पे पुलिस को सूचना मिली थी कि लोग जगह जगह खड़े होकर के उनका स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर ये सारी व्यवस्था पिछले 2 घंटे में खड़ी की गई। तो आप देखिए कि किस हद तक मोबिलाइज हो जाती है मशीनरी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के साथ ही। और वैसे अच्छा, लेकिन निर्णय मैं इस बात को अपने जरा जो मेहमान हैं उनके साथ आगे बढ़ाऊं। जो अभी निर्णय तस्वीर दिखा रहे हैं, अब आप इसे केवल बीजेपी के कार्यकर्ताओं के तौर पर हर्षी में नहीं चर्चा करना चाहती, क्योंकि अगर कार्यकर्ता हैं तो कहीं ना कहीं जनता का कनेक्ट होगा, तभी इतनी भीड़ जुटेगी। क्योंकि कितने कार्यकर्ता आप लाकर खड़ा कर देंगे सड़क पर, जब तक लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे इतना हुजूम नहीं दिखता। नहीं, हुजूम एक बात है, हुजूम तो कोई भी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को या कहें कि एक मोमेंटम क्रिएट करने में कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जिस तरह से जब वो गुजरात जाते हैं, और सिर्फ गुजरात नहीं, अभी हम लोगों ने काशी में भी देखा जहां के वो सांसद हैं, वो जो पर्सनल कनेक्ट दिखता है वो बहुत कम नेताओं का जनता के साथ दिखता है। दूसरा, जो जनता यहां खड़ी है अगर आप उसको देखें तो एक भरोसे के साथ खड़ी है। इतने लंबे समय तक भारतीय राजनीति में किसी एक नेता का भरोसा लगातार चल रहा हो, उसके ऊपर लोगों को लग रहा हो कि नहीं ये एक व्यक्ति है जो आया है तो हमारी सारी उम्मीदें पूरी कर देगा, ये बहुत मुश्किल से होता है। इसकी वजह से आपको दिखता है कि गुजरात में सब के बाद
सारी चीजें होती है कि इस बार ये हो गया, पटेल आंदोलन हो गया, नए लड़के आ गए, बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी में कुछ नया नहीं हुआ, फिर भी नरेंद्र मोदी के नाम पर सत्ता आती है। और अभी भारतीय जनता पार्टी ने वहां पूरी तरह से, जिसको कहते हैं ना कि सारे घर के बदल डाले, उसके पीछे भी यही एक थियरी काम कर रही है कि वो लोग जो काम कर रहे हैं लंबे समय से उनको मौका नहीं मिला तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। तो अब चेहरे के तौर पर फिर नरेंद्र मोदी हैं, वो चेहरे नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पीछे खींचते। और ये रोड शो दिखाता है, या कहें कि लगातार रोड शोज दिखाते हैं कि वहां की पब्लिक नरेंद्र मोदी के साथ सीधे कनेक्ट करती है, भरोसे के साथ जुड़ती है। क्रिकेट की दुनिया में जब हम वीरेंद्र सहवाग की बात करते हैं तो हम उसे रन मशीन कहकर बुलाते हैं। ठीक कुछ इसी तरीके से आप तुलना कीजिए राजनीति में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है वो एक रन मशीन के तौर पर है। वो जहां जाते हैं स्कोर सेटल करते चलते हैं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाते हैं। और ये किसी एक प्रदेश में नहीं बल्कि 2014 से लेकर 2022 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तस्वीर देखें, 2-3 राज्यों को यदि हम छोड़ दें तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बिना रुके अपनी टीम को उत्साहित करते रहते हैं, उसी का एक उदाहरण आज आप गुजरात में भी देख रहे हैं। निर्णय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय देखिए, गुजरात में ऐसा लग रहा था पिछले विधानसभा चुनावों की अगर तस्वीर को देखें, टैली को देखें, तो ये लग रहा था कि अब अगला चुनाव शायद बीजेपी के लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। लेकिन कैसे अपनी रणनीति को उन्होंने बदला, उन्होंने पूरे के पूरे पर्दे बदल डाले, जैसा कि हर्षवर्धन जी ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था। और ये ताकत केवल वही दिखा सकते हैं, इससे पहले ऐसा करने की इतिहास में किसी ने क्षमता नहीं दिखाई। देखिए मीनाक्षी, हमें ना पूरा घटनाक्रम देखना पड़ेगा। 2017 को अगर हम देखें तो परिस्थिति बहुत ही अलग थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि पार्टी के लिए एक बहुत ही टफ चुनाव है ये। लेकिन उसके बाद से 2019 में जिस तरह लोकसभा में पार्टी ने रिकवर किया, परिस्थितियां बदलनी शुरू हुई। लेकिन विजय रूपानी का जब प्रशासन चल रहा था उस वक्त कुछ थोड़ी ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से परसेप्शन गेम में पार्टी पिछड़ती हुई दिखी। यहीं पे नरेंद्र मोदी की जो कार्यशैली है वो सामने दिखती है। वो बहुत ही फास्ट लर्नर भी हैं। वो कई बार हमने देखा है कि जो गलतियां हो रही थी उनसे तुरंत सीख के करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। और गुजरात के बारे में, क्योंकि वो रग रग से वाकिफ हैं गुजरात की राजनीति के, इसलिए उन्हें पता था कि क्या स्टेप लिया जा सकता है और इसीलिए उन्होंने ये रिस्क लिया। पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को बदल के रख दिया, पूरे की पूरी सरकार का चेहरा बदल दिया। और अब देखिए जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही लो प्रोफाइल वे में काम कर रहा है। और ऐसे में आप देखिए अचानक 2 साल बाद पब्लिक सरफेस पे नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है और 2 दिन में पूरा का पूरा चित्र बदल के रख दिया जाता है। जिस तरह का घटनाक्रम हमने 2 दिनों में देखा है, आप समझिए मीनाक्षी, इस चीज की गंभीरता को आपको पता चलेगा जब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि उन्होंने अपने इन कार्यक्रमों के जरिए 2 दिन में गुजरात के हर वर्ग को और हर एज ग्रुप को टच करने की कोशिश की है महज 2 दिनों में। आप देखिए, पहले रोड शो किया अहमदाबाद में, उसके बाद पंचायत सम्मेलन किया जिसमें 10,000 पंचायतों के सरपंच और चुने हुए प्रतिनिधि मौजूद थे। यानी पूरा जो रूरल बेल्ट है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गुजरात में। अब खेल महाकुंभ के उद्घाटन के लिए वो जा रहे हैं जहां गुजरात का युवा वर्ग मौजूद रहेगा। करीब 50,000 युवा इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा देहगाम में आज जिस तरह से एक अघोषित रोड शो हुआ, इसका इम्पैक्ट आप समझिए गुजरात के दूसरे जो छोटे पॉकेट्स हैं उसमें पड़ेगा और एक नया परसेप्शन डेवलप होगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये ना आने वाले दिनों के लिए एक परंपरा बन जाएगी। जो ये प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी इन 2 दिनों के कार्यक्रम के दौरान, वो अब जहां जाएंगे, क्योंकि अगले कुछ महीनों में चुनाव से पहले उनके कई ट्रिप्स लाइंड अप हैं, कई प्रोग्राम्स लाइंड अप हैं, तो जहां जाएंगे यही प्रतिसाद मिलेगा। इसी तरह से चीजें जो है वो लाइन अप की जाएंगी। तो आप देखिए कि एक लो प्रोफाइल सरकार को उन्होंने पहले एस्टेब्लिश किया और अब पूरा का पूरा जो चुनाव है कि परसेप्शन चेंज करने का, अगर किसी भी तरीके का डिस्कंटेनमेंट था तो उसे दूर करने का काम किया। और इसलिए मैं इस सवाल के साथ मैं आऊंगी तिवारी साहब आपके पास भी कि इससे पहले मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जाता था, बीच सरकार में मुख्यमंत्री बदल दिया जाता था और ये कोई नई बात नहीं रही। लेकिन पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर देना, सरकार बदल देना, कैबिनेट रीशफल कर देना, इससे पहले क्या कभी हुआ था?
इससे पहले कि मैं अपने बाकी और दो मेहमानों के पास जाऊं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार तिवारी जी और समाजवादी पार्टी से सुधीर जी भी मौजूद है। लेकिन प्रेम शुक्ला जी, क्या अभी भी गुजरात में कोई थ्रेट आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से रिवाइव हो सकती है, कोई चुनौती दे सकती है? केवल गुजरात के परिप्रेक्ष्य में आप बात रखिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने संगठन के विस्तार में लगी रहती है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मतदाताओं के संपर्क में रहती है और जनसेवा के लिए समर्पित रहती है। हमारे लिए कोई थ्रेट होने का सवाल नहीं पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि हम जनता के बीच में अपना विस्तार कैसे व्यापक कर सकते हैं। हम गर्वी गुजरात का हमारा नारा जो है उसको और सशक्त कैसे कर सकते हैं। हम गुजरात में अपनी सीटों की संख्या सतत कैसे बढ़ा सकते हैं। यह हमारे लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है। कांग्रेस या कोई पार्टी को हम चुनौती नहीं मानते हैं। कांग्रेस को आप चुनौती नहीं मान रहे और आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी का तो फुटप्रिंट ही गुजरात में नहीं है। एक सूरत की महानगर पालिका में थोड़ी बहुत उनकी अपनी जो है स्थिति। और मैंने जैसे आपको बताया कि जिस दिल्ली के राज्य में उनकी सत्ता 2013, 2014, 2015 और उसके बाद 2020 में रही, वहां पर भी आपने देखा कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, दिल्ली में राज्य में जबरदस्त जो है समर्थन विधानसभा में केजरीवाल जी और आप पार्टी को मिलता है। लेकिन लोकसभा में दोनों बार चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, सारा जो है जनादेश वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाता है। ऐसे में गुजरात में वो कोई चमत्कार कर देंगे, है जो क्रैक नहीं हो पा रही है। मैं ये आगे आपसे पूछूंगी और थोड़ा समझने की भी कोशिश हम करेंगे कि ये कैसी मिस्ट्री है कि लोकसभा में तो आप लोग बहुमत की सीटें हासिल करते हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो सरकार में बैठी हुई है, लेकिन जब वो स्टेट इलेक्शन की बात आ जाती है तो फिर मुंह की खा जाते हैं। क्योंकि ये भी एक चर्चा का बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि पश्चिम बंगाल में भी आपने पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसके बावजूद ममता बनर्जी वहां पर जीत गई। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल महाकुंभ का उद्घाटन करेंगे, उससे पहले एक रोड शो भी करेंगे और 17 जगहों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं उनके स्वागत के लिए, जिसकी तस्वीरें भी हम लगातार आपके सामने रखते रहेंगे। अभिषेक, सुधीर जी, देखिए, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि नामुमकिन शब्द तो वैसे भी किसी की डिक्शनरी में होना नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए निरंतर प्रयास भी होना चाहिए। आज हम कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं केवल 2 राज्यों तक सिमट कर रह गई है। क्यों? क्योंकि पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कर रही हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से निकल नहीं पा रही है। समाजवादी पार्टी का भी दखल, अगर हम ये कहें कि केवल उत्तर प्रदेश तक सीमित है। अगर 2024 की लड़ाई को एक बड़े फलक पर हम देखते हैं तो कौन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने? देखिए, आपने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी तो वीरेंद्र सहवाग है राजनीति के, पर सहवाग, अगर सहवाग को खेलना था तो कोई किसी को बॉलिंग भी करना था, किसी को फील्डिंग भी करना था, किसी को विकेट कीपिंग भी करनी है। वो अपने आप नहीं खेल सकते, तो खेल वही है। मैं देखिए, आज तो दो दिन हो गए चुनाव की नतीजे के बाद। जी, हार जरूर हुई है समाजवादी पार्टी की, पर वो ऐसा हार नहीं है कि हम वापस नहीं आ सकते इनसे। और आपने कहा केवल उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट है, बहुत सीटें हैं लोकसभा के सीट यूपी में। जरूर अखिलेश यादव भी होंगे उस गठबंधन में, एक फेडरल फ्रंट की जरूरी है। ठीक है अभिषेक जी, चलिए मैं इसके काउंटर में एक उदाहरण आपके सामने और रखती हूं। अभी हम दिल्ली का ही जिक्र कर रहे थे। दिल्ली में भी आप देखिए कि अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी, उनका चेहरा, उनका स्टारडम स्टेट में नहीं हरा पा रहा, लेकिन ये बात भी सच है कि वहां पर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत के साथ आती है। अब आप जरा इसकी तुलना करें उत्तर प्रदेश से भी। अगर वहां पर स्टेट वो जीत पा रही है तो लोकसभा में क्यों अपना प्रदर्शन वो अच्छा रिपीट नहीं करेगी? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको कहता हूं कि यहां जी जरूर योगी जी की जीत हुई है, पर क्या उनके खिलाफ जो नाराजगी है खास करके ब्राह्मण समाज में, क्या वो नाराजगी चली जाएगी? अब आपको क्या लगता है? पूर्वांचल में देखिए, मंडल का वापसी हुआ है, आजमगढ़ में 10 से 10, गाजीपुर में सारे सीट सपा को आई है, वहां सपा की स्ट्रैटेजी का वो सक्सेस हुआ है। हाँ, मैं आपका बात मानता हूं, जाट ने, मैं कहना नहीं चाहता कि धोखा दिया है, पर वोट ट्रांसफरेंस तो नहीं हुई है, वो एक फेलिंग हुई है पश्चिम प्रदेश में। पर ईस्टर्न यूपी में सपा की स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हुई है। और ये जो ब्राह्मण में जो आक्रोश है योगी जी के खिलाफ, आप देखते रहिए, खेल अभी शुरू हुआ है और अच्छा, रोज हम लड़ेंगे। एक छोटी सी टिप्पणी हम ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी इस पे कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, छोटी सी टिप्पणी, फिर मैं तिवारी जी के पास भी जाना चाहती हूँ।
देखिए मीनाक्षी जी, ब्राह्मण सबसे अधिक अखिलेश सिंह यादव पर प्रसन्न होगा, क्योंकि अखिलेश सिंह यादव कन्नौज के एक ब्राह्मण का सिर कटवा के मंगवा लिए थे और आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने इसका जिक्र उत्तर प्रदेश के विधानसभा में किया था। एक बात। दूसरी बात, जो बार बार कह रहे हैं कि हमने बहुत टक्कर दी, साहब 305 सीटें ऐसी थी जिसपे सपा और भाजपा की सीधी टक्कर हुई और फिर 206 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है और विजय की जो मार्जिन है एवरेज वो 28,000 वोटों की है। अगर 28,000 वोटों से पराजय को अगर आप कड़ा टक्कर मानती हैं और 305 सीटों की सीधी टक्कर में 206 सीटें बीच जीती है, इसको अगर सपा बड़ा टक्कर मानती है तो ठीक है, सपा को भ्रम में जीने का पूरा अधिकार है। हम अभिषेक क्या कहें, वीरू के जय भी है ना, वीरू के साथ जय भी, आपके बी टीम भी है, मायावती जी और ओवैसी साहब, भारत रत्न और पद्म विभूषण दे दीजिए उन दोनों को। लेकिन अभिषेक जी देखिए, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी ना कि बबुआ के चरण चाट रहे थे, बबुआ 40 से 41% तक बढ़ाया है। सीटें भले ही कम हुई हो, लेकिन वोट प्रतिशत तो बढ़ा है। अमिताभ जी कुछ इसमें रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? अमिताभ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा अभिषेक जी क्या कहना चाह रहे हैं। मायावती ने तो समाजवादी पार्टी को हेल्प किया है ना, मायावती के वीकनेस में। अगर मायावती कमजोर नहीं हुई होती तो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर तो 22% के 22% पे ही रहता। अगर उनका 10% कम नहीं हुआ होता और 8% समाजवादी पार्टी को नहीं गया होता तो समाजवादी पार्टी के 32% तो कभी आते नहीं। तो बसपा के वीकनेस से ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को हुआ है। मैं आपको बताता हूं, ये एनालिसिस जो है आपका गलत है। जहां भी समाजवादी पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट नहीं दी थी, बहन जी ने वहां मुसलमान को टिकट दी है, नुकसान पहुंचाई है जी। जाटव वोट भी गई है ना, अब जाटव उनको वोट देते रहेंगे क्या? अब बसपा तो खत्म हो चुकी है, अब एक सीट के साथ क्या करेंगे? और वो एक विधायक उमाशंकर सिंह जी मैं इसलिए कह रही हूँ अभिषेक जी, हम 2024 की लड़ाई देख रहे हैं, हम गुजरात की लड़ाई देख रहे हैं। तो गुजरात की लड़ाई पर चर्चा करने के लिए आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस भी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम 2024 की लड़ाई की बात करें, हर्ष जी, प्रधानमंत्री की मैं एक बार फिर कहती हूं, उनके सामने ऐसा कौन सा बड़ा विपक्ष का चेहरा हो सकता है? और एक छतरी के नीचे हमेशा गोलबंदी होती है, जो हमेशा कांग्रेस पार्टी की छतरी के नीचे गोलबंदी होती आई है। आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो है ही नहीं कि वो उस गोलबंदी को कर सके, या राहुल गांधी वो मत जुटा सके, या प्रियंका गांधी वो मत जुटा सके। मैं प्रियंका गांधी का ही अगर जिक्र कर लूं, उत्तर प्रदेश में वो अगर चुनाव से 6 महीना पहले, 7 महीना पहले एक्टिव होती हैं और चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार फिर वो उसी तरीके से प्रदेश से बाहर निकल जाती हैं, तो क्या वाकई में गांधी परिवार को लेकर कोई विश्वास अब पूरे देश में बन पाएगा, वो एक छत्र बन पाएगा? देखिए, ये ठीक बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर कोई राष्ट्रीय पार्टी ही दूसरी राष्ट्रीय पार्टी का विकल्प बनती है, और वो एक अवसर जब था जिसको हम जनता पार्टी कहते हैं, जिसमें बाद में तो दोहरी सदस्यता को लेकर और कहा कि संघ में नहीं होंगे, फिर वो बाहर भी निकले, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी थी। तो मेरा ये मानना है कि तो संभव नहीं है कि जो भी अभी की भाजपा के सामने जो गठजोड़ बनेगा उसमें कांग्रेस नहीं होगी। लेकिन क्या कांग्रेस धुरी बन पाएगी? क्या जब तक धुरी नहीं बनेगी तब तक मजबूती नहीं आएगी। और धुरी जब इतनी कमजोर है कि उसकी स्थिति यह है कि पहले राहुल गांधी को हर तरह से आजमा लिया, उनको केरल जाना पड़ गया, वायनाड, उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार अभियान में वो शामिल तक ठीक से नहीं हो पाए। प्रियंका जी भी पूरी तरह से आजमा ली गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में आधे उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और कांग्रेस की सीट आधी हो गई, 2 लोकसभा सीटें हुआ करती थी। हर्षी, आपको ये बात तो माननी पड़ेगी ना, केवल 4-5 महीने 6 महीने की राजनीति से राजनीति नहीं हो सकती, लगातार उस क्षेत्र में रहना पड़ेगा। फिर चाहे वो मायावती हो कि चुनाव खत्म हो गया तो फिर वापस नजर आना बंद हो गई, प्रतिक्रिया आना बंद हो गई, ऐसे तो राजनीति नहीं हो सकती। नहीं, सबसे बड़ा संकट ही यही है। और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी बाकायदा राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं प्रियंका जी को यहां छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन प्रियंका जी को छोड़कर गए और जैसे होता नहीं कि कोई कहे कि अच्छा ठीक है ये हमने टीम लगा दी है, वो सुपरवाइजर गायब हुआ, टीम भी पूरी चली जाती है और इंतजार करती कि सुपरवाइजर आएगा तो फिर हम चले आएंगे। कांग्रेस में कुछ इसी तरह से राजनीति हो रही। लेकिन कांग्रेस को छोड़िए, कांग्रेस तो बहुत नीचे है। समाजवादी पार्टी ने भी इसी तरह की पॉलिटिक्स की। समाजवादी पार्टी ने इसी तरह की पॉलिटिक्स की कि वो इंटरवल ले लेकर आते रहे। उनको जब लगा कि ठीक है मोमेंटम बन गया है तो हम इसके हीरो बन जाएं। ऐसा होता नहीं है अभी के समय में। अभी जनता बहुत ठीक से देखती है कि किस तरह से नेता ने व्यवहार किया, कैसे वो उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ते जमीन पर खड़ा रहा, और जो सबसे मुश्किल समय थे उस वक्त नेताजी कहां थे।
उस वक्त नेताजी गायब थे, तो गायब थे तो जनता ने बूथ से भी गायब कर दिया। लेकिन ये कुछ पार्ट टाइम पॉलिटिक्स कुछ नहीं कर रहे हैं। सपा में अखिलेश जी की वहां जब भीड़ देखे रैली में, वो क्या आपने कहा था माहौल बन गया था, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी ने माहौल बनाया भाई साहब। हम 1 साल से टीवी पे रोज आ रहे हैं, 10 बार आ रहे हैं, माहौल हमने बनाई है। बस ऐसे ही नहीं बनता है यही माहौल। आप देखिए कच्चा खा गए ना अभिषेक जी। आपने कहा 1 साल से रोज आ रहे, 1 साल से रोज नहीं आना है। अरे मेरी करियर आपको 365 दिन आना होगा। मैं 1 साल से आ रहा हूं, मैं 1 साल से आ रहा हूं। भदौरिया जी है, घनश्याम तिवारी जी है, जूही सिंह जी है, 5 साल से रोज टीवी से राजनीति होती है तो अनुराग भदौरिया जी भी अपनी सीट जीत ले जाते। आशुतोष टंडन वहां जीत गए, लेकिन राजनीति टीवी से नहीं होती है। हम क्या करें, वो तो भाजपा का गढ़ है, लालजी टंडन के बेटे है, मुश्किल है, कड़ी टक्कर दी है भदौरिया जी ने वहां। नहीं, ये संजय राउत ने ये भी कहा है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा तो भाजपा का गढ़ है। देखिए भाई साहब, आप क्या चाहते हैं हमसे कि हम लड़े नहीं? क्या चाहते हैं आप? नहीं, हमने तो कहा नहीं, हम तो चाहते हैं बिल्कुल लड़िए, लेकिन आपने जब कहा गढ़ है तो फिर तो आप सभी लोगों को गुजरात में जाने का भी नहीं सोचना चाहिए, वो तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ही। नहीं, हमने कहा था कि लखनऊ पूरब जो है वो भाजपा का गढ़ है, लालजी टंडन के बेटे है, उन्होंने कुछ काम तो नहीं किया है, वो लालजी टंडन के नाम पे अभी भी चुनाव जीत रहे हैं। हम क्या करें? मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अब टीवी पे बोल रहा हूं, हम क्या कहें? गढ़ है। पर नहीं, देखिए मैं आपसे एक ही बात कह रही हूँ अभिषेक जी कि अगर लगातार लड़ाई लड़ते रहने का जिगरा पॉलिटिकल पार्टी दिखाएगी तो बाकी राज्यों में भी परिस्थितियां बदलेगी। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी के समय में जब 2 सांसदों के साथ वो लोग लोकसभा पहुंचे, आज 2 से कहां तक पहुंच गए हैं। तो मैं फिर कहती हूँ नामुमकिन कुछ नहीं है, लेकिन मैं वही उसी सवाल पे, मूल सवाल पर आ जाती हूँ अमिताभ जी। बड़ा चेहरा कौन? क्या अरविंद केजरीवाल? क्या अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द गोलबंदी हो पाएगी? अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द तो गोलबंदी 2024 में तो होना मुश्किल है। देखिए टाइम लगता है किसी भी चीज में। हमको लगता है कि पंजाब में अरविंद केजरीवाल को 92 सीट जो है वो ऐसे ही आ गई। 2014 में 4 लोकसभा सीटें आप वहां पे जीती थी और आज 8 साल बाद पंजाब में उनकी सरकार बनी है। तो पॉलिटिक्स में टाइम लगता है किसी भी चीज को करने के लिए। हाँ, अगर 2024 में भी कांग्रेस की यही स्थिति रहती है और यही हाल रहता है तो 2029 तक जरूर कोई न कोई और ध्रुव केंद्र में आ सकता है, भाजपा को एक कड़ी टक्कर दे सकता है। और वो चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो या और कोई लीडर बन के उभरता है, ये तो मतलब आने वाला समय ही बताएगा। देखिए मतलब 2000 अच्छा जी अपनी बात पूरी कर ले अमिताभ जी। देखिए आपके साथ एक फायदा है कि आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी नहीं है, एक हिंदी भाषी क्षेत्र में उसकी सरकार है। इसका मतलब है कि पूरे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में उसका एक्सपेंशन हो सकता है, क्योंकि उसकी जो बात है वो लोगों को समझ में आ सकती है। तो ये एक डिफरेंस है किसी भी रीजनल पार्टी, खास करके ममता बनर्जी की पार्टी या टीआरएस की पार्टी से। ये एक एडवांटेज है अरविंद केजरीवाल को कि वो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं। तो क्या ये एडवांटेज गुजरात में भी मिलेगा हर्षी? क्योंकि हम गुजरात के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहे हैं। हम जहां जहां कांग्रेस को सिकुड़ता हुआ देख रहे हैं, हम वहां पर आम आदमी पार्टी का विस्तार देख रहे हैं और अगला लक्ष्य उनका गुजरात है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर गोवा में वो 2 सीट ले आते हैं, उत्तराखंड में अपनी ताकत लगाते हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन गुजरात में वो एक ऐसी जमीन आम आदमी पार्टी के लिए हो सकती है जहां पर कांग्रेस सिकुड़ रही है और एंटी बीजेपी वोट जिनका भरोसा कांग्रेस पर नहीं रह गया, वो आम आदमी पार्टी की तरफ जा सकता है। नहीं, निश्चित तौर पर। और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कोशिश भी बहुत की है। अभी जब वहां स्थानीय निकाय के चुनाव थे तो उन्होंने इस तरह का मोमेंटम क्रिएट किया और कहा जाता है ना, जैसे गोवा में कहा गया कि टीएमसी और आप की जो कैंपेन थी वो कांग्रेस और बीजेपी से बहुत लाउड थी, बहुत हाइप क्रिएट हुआ था। तो अहमदाबाद में भी उसी तरह का हाइप क्रिएट हुआ था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सूरत में वो जीत पाए। और यहां एक बात जोड़ना जरूरी है कि सूरत में जो काउंसलर उनके जीते उसमें से 6 फिर से भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो कहा जाता है कि जो नाराज पाटीदार थे वो चले गए थे आम आदमी पार्टी में, वहां जीते और जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ये निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि गुजरात में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का होम ग्राउंड है, वहां पर वो कैसे कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे और रिप्लेस करेंगे तो क्या उनकी ताकत बची भी रह पाएगी क्या, यह भी बहुत बड़ी चुनौती है। प्रेम शुक्ला जी,
यानी आप लोगों के लिए तो बहुत ही उपजाऊ जमीन और क्लियर रास्ता दिखाई दे रहा है गुजरात का। ये गुजरात में जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है, जिस तरह के हमारा वहां सांगठनिक गतिविधियां हैं, जिस तरह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का चमत्कारिक नेतृत्व है, जिस तरह आदरणीय अमित शाह जी जो है संगठन को समर्पित समय देते हैं, उसके कारण स्वाभाविक तौर पर गुजरात का जिस तरह से विकास हुआ है, गुजरात मॉडल का अनुसरण अन्य राज्यों में प्रारंभ हुआ है और डबल इंजन की सरकार का स्वाभाविक लाभ जो है वो गुजरात को भी मिला, उत्तर प्रदेश को मिला, जिस तरह से लोगों ने देखा। इसी तरह से मणिपुर, उत्तराखंड और गोवा, जिन राज्यों में कहा जाता था कि कोई सरकार रिपीट नहीं होती है, उन राज्यों में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रिपीट हुई हैं। गुजरात में हम पहले भी जो है 6 बार जीत सुनिश्चित कर चुके हैं, तो इस बार भी हमें लगता है कि पिछली बार तो जो जातिवादी राजनीति के माध्यम से, विभाजन की राजनीति कैम्ब्रिज एनालिटिका के माध्यम से कांग्रेस ने की थी, जिसमें हार्दिक पटेल जैसे जातियों के और जिग्नेश मेवानी जैसे जातियों के नेता खड़े किए गए थे, आज उनका भी जो जातिवादी जहर बोने वाले नेता थे, उनकी भी क्षमता जो है सबके सामने है, वो समाप्त प्राय है। ऐसे में गुजरात की जनता के पास भारतीय जनता पार्टी का स्वाभाविक विकल्प है। अच्छा, एक जाति की अब बात चल ही पड़ी है तो एक छोटा सा रिएक्शन इस पर हर्षी, ये जो जाति का बंधन है ये हमने टूटते हुए देखा, चाहे वो हम देखें कि चरणजीत सिंह चन्नी वो अपनी दलित जाति के ही दम पर खूब माहौल बनाया गया, 2-2 सीटों से चुनाव भी लड़ गए, लेकिन हश्र क्या हुआ। और एक तरफ हम योगी आदित्यनाथ को देखते हैं, ये परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की गई कि एक खास किस्म की जाति को वो प्रश्रय देते हैं क्योंकि वो खुद उसी जाति से आते हैं, और जबकि ये सब जानते हैं कि एक बार संन्यास ले लेता है व्यक्ति तो उसकी जात खत्म हो जाती है, योगी फिर की कोई जात नहीं होती। तो ये जाति का बंधन अब धीरे धीरे, ये जात पात की पॉलिटिक्स, धर्म आधारित पॉलिटिक्स क्या देश से धीरे धीरे खत्म, तो कहना बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, लेकिन कम हो रही है। नहीं, कम नहीं कहेंगे या खत्म नहीं कहेंगे, उसको यूं कहना चाहिए कि जातियों का रीअलाइनमेंट हो रहा है, या जो जातियां हैं उनमें जो छोटे छोटे समूह हैं उनकी एस्पिरेशंस बढ़ रही हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ रही। कोई एक ऐसा नहीं कि अति पिछड़ी कोई जाति होती, उसमें अलग अलग जो जातियां हैं वो अपनी हिस्सेदारी मांग रही हैं, अपनी जमीन मांग रही हैं, और उसमें वो देखती है कि जिसको लगता है कि जो ज्यादा ईमानदारी से कोई सरकार अगर करती हुई दिखती है, कोई नेता करता हुआ दिखता है, तो उसके पीछे खड़े होते हैं। अब केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं थी वो निश्चित तौर पर उनको दिखा कि इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई सिफारिश नहीं है। हम लोग भी जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री ग्रामीण और शहरी आवास योजना में घर मिलते हैं, अगर आप चाहें कि सिफारिश लगा के किसी को कर दें तो ये संभव नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो यूपीए के समय का सेंसस है उसमें जो गरीब हैं उनमें जो डीएम के यहां लिस्ट होगी उसी से मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये जो नीतियों की पारदर्शिता है इसने जातियों में कई जगह ऐसा एक भरोसा पैदा किया है कि इस सरकार ने जाति आधार पर भेदभाव नहीं किया, उसकी वजह से रीअलाइनमेंट दिख रहा है, और निश्चित तौर पर उसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी की डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शुक्ला जी, आपका भी, अभिषेक जी आपका भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए।